हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्क सेंटर पे। दोस्तों, आज के वीडियो में एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग जानने वाले हैं जो आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि क्या क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से रहेगा कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। आखिर गुप्त काल जो है उसको स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। ठीक है, दूसरे काल को क्यों नहीं कहा जाता। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पहला आपका ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछा जा सकता है दूसरा में कि क्या आप समझते हैं कि गुप्त काल स्वर्ण युग था। क्या आप बता सकते हैं कि गुप्त काल जो था वो स्वर्ण युग था। मतलब ये भी क्वेश्चन सेम है ना, कि गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है कि नहीं, इसके बारे में डिफाइन करना है आपको। ठीक है, फिर इसमें अथवा में भी ये भी पूछ सकता है आपको कि गुप्त काल के उपरांत के काल के विभिन्न आर्थिक गतिविधियों पर प्रकाश डालिए। कि गुप्त काल के उपरांत जो था, जो वहाँ पे विभिन्न आर्थिक गतिविधियां हुआ था उसके बारे में बताना, उसके क्या क्या गतिविधियां हुई थी उसके पर क्या करना है, प्रकाश डालना। तो ये तीनों क्वेश्चन क्या दोस्तों सेम है। मीन्स ये जानिए कि गुप्त काल का आपका कोई भी क्वेश्चन आता है कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहते हैं, गुप्त काल का आर्थिक गतिविधियों को बताएं, वहाँ पर राजनीतिक गतिविधियों को बताएं, तो सारे के आंसर क्या लिखेंगे दोस्तों, सेम लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि क्यों हम लोग गुप्त काल को स्वर्ण युग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहने के पीछे ना एक बड़ा कारण है। बड़ा कारण क्या है कि गुप्त काल जो है ना, गुप्त काल एक ऐसा काल था, ठीक है, जिसमें से उनके पास हर एक सुखी सुविधाएं थी जो एक लोगों को अपने जीवन को अर्जित करने के लिए, अपने जीवन को काटने के लिए चाहिए होता है। ठीक है, इसलिए उसको जो है ना एक स्वर्ण युग कहा जाता था। किसको, गुप्त काल को। ठीक है, तो चलिए इसको उदाहरण लेकर के इसको हम लोग बेटर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, उदाहरण के लिए लेते हैं हम लोग महात्मा गांधी को। किसको लेते हैं, महात्मा गांधी को। देखिए, महात्मा गांधी से पहले हमारा भारत, महात्मा गांधी जिसमें भारत में आया था उससे पहले हमारा भारत क्या था, क्या था, गुलाम था, है ना। किसके, अंग्रेजों के गुलाम था। ठीक है, अब अंग्रेजों के गुलाम था, उसमें हम लोग गुलाम ही थे। ठीक है, हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही वहां पे महात्मा गांधी आए, महात्मा गांधी आए, ठीक है, तो महात्मा गांधी ने क्या किया, अपने आंदोलनों की तरफ से, ठीक है, मतलब बहुत सारे आंदोलन किए और सारे आंदोलनों की तरफ से क्या किया, भारत को आज़ादी दिलवाया। ठीक है, तो उस समय हम लोग कहते थे कि यह गांधी युग है। गांधी युग का मतलब क्या है कि महात्मा गांधी ने वो हर एक चीज़ दिया जो हम लोगों को ज़रूरत था। ठीक है, हम लोगों को, जैसे भारत के लोगों को क्या किया, वो प्रदान किया। ठीक है, भारत को आज़ादी के राह पे दिलाया। ठीक है, कौन, महात्मा गांधी। ठीक है, या तो मान लीजिए हमारे नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, हमारे नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, हमारे नरेंद्र मोदी भी क्या है, जैसे नरेंद्र मोदी के पहले बहुत सारे प्रधानमंत्री आए थे। ठीक है, लेकिन उन लोगों ने वो विशेष ध्यान नहीं दिया यहाँ पे जो विशेष ध्यान देना चाहिए था। लेकिन जब वो यहाँ पे आए तो यहाँ उस समय से भारत का गरीबी हट गया। ठीक है, गरीबी पे ध्यान दिए, वो हर एक चीज़ पे, मतलब जितना भी चीज़ है, ठीक है, हर एक चीज़ पे वो ध्यान देते गए। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ कि पिछले साल जो है वो बने थे प्रधानमंत्री, और हो सकता है अगली बार भी ये प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो ये क्यों, क्योंकि वो अच्छे कार्य कर रहे हैं ना। तो अभी जो जनता है ना उसको एक मोदी युग के नाम से जानते हैं, है ना, मोदी युग के नाम से। क्यों, आखिर मोदी युग के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि वो अच्छा कार्य किया है ना, लोग उसको जानते हैं, उसको पहचानते हैं। आने वाले पीढ़ी जो है, हम देखिए अभी हम लोग बोल रहे हैं कि मोदी का युग है। ठीक है, हमारे आने वाले पीढ़ी भी क्या बोलेंगे कि मोदी का युग था, जिसमें मोदी ने क्या किया था, ये सारे कार्य किए थे, गरीबी हटाया था, लोगों को आवास दिलवाया था, रहने का जगह नहीं था तो वो चीज़ दिलाया था, खाने पीने की सुविधाएं करवाई थी, लोगों को पढ़ने का सुविधाएं दिलाया था। ठीक है, तो ये सब सुविधाएं को जो है ना, जब ये सुविधाएं प्राप्त होती है ना, तो वही युग को हम लोग क्या कहते हैं, स्वर्ण युग कहते हैं। मतलब ये है कि उस युग में जो है ना किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है, उसी युग को हम लोग क्या कहते हैं, स्वर्ण युग कहते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आपका है गुप्त काल। ठीक है, गुप्त काल में देखिए गुप्त युग भी था। ठीक है, चंद्रगुप्त आया था, चंद्रगुप्त मौर्य आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय आया था, स्कंद गुप्त आया था। ठीक है, ऐसे बहुत सारे गुप्त आए थे। ठीक है, तो ये गुप्त युग के ही थे, मोदी युग का था वो। ठीक है, तो ये गुप्त युग के थे, जिसने क्या किया, सराहनीय कार्य किए, अपने साम्राज्य को इतना विकास किया, इतना विस्तार किया। ठीक है, कि हर एक लोगों को हर वे सुविधाएं मिली जो उन लोगों को जरूरत था। ठीक है, इसलिए इस काल को जो है ना स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, ये तो आपका
शॉर्ट हो गया, ठीक है, शॉर्ट तरीके से आपको समझा दिया गया। मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको विस्तार से जानते हैं कि क्यों इसको जो है ना स्वर्ण युग कहा जाता है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको भूमिका पर ध्यान देंगे। भूमिका में क्या बताया गया है, देखिए भूमिका में बताया गया है, लिखना हम लोग को, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, गुप्त काल को जो है ना भारतीय इतिहास का क्या माना जाता है, स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि इस काल में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार से लेकर के साहित्य कला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला एवं विज्ञान के क्षेत्रों में काफी उन्नति हुआ था। अगर बात करें इसको स्वर्ण युग क्यों कहा गया था, तो स्वर्ण युग इसलिए कहा गया था क्योंकि इस काल में भारतीय संस्कृति का हर वो चीज उन्नत हुआ था जो लोगों को चाहिए था। जैसा मूर्ति कला हो गया, साहित्य कला हो गया, चित्रकला हो गया, उसके साथ साथ विज्ञान के क्षेत्र में भी क्या हुआ था, काफी उन्नति हुआ था, जिसके कारण ये इसको क्या बोला जाता है, गुप्त काल को जो है स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। देखिए बताया गया है कि भारतीय इतिहास में 2040 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी तक के काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। अगर भारतीय इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास में 240 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी तक जो है ना, इसको क्या, कौन सा काल के नाम से जाना जाता है, स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन दे देगा, एमसीक्यू क्वेश्चन भी देगा कि स्वर्ण युग को मतलब 240 से लेकर के 550 ईस्वी को किस नाम से जाना जाता है, तो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे बताया गया है गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। अगर बात करें गुप्त वंश के, गुप्त वंश का स्थापना कौन किया था, तो कौन किया था, श्रीगुप्त ने इसका स्थापना किया था, ठीक है। जिनके बाद गुप्त काल में कई शासक आए जिन्होंने अच्छे ढंग से शासन किया तथा साम्राज्य का विकास किया, ठीक है। जिसके बाद जो है ना गुप्त काल में कई शासक आए, श्रीगुप्त के बाद गुप्त काल में बहुत सारे शासक आए, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, अपने सराहनीय कार्य किए, यहाँ का जो शासन था वो बढ़िया तरीके से चलाया, ठीक है। उसके साथ साथ अपने साम्राज्य का क्या किया, विकास किया, ठीक है। जो इस प्रकार से कौन कौन थे, तो पहले आपके इसके स्थापना कौन किए थे, श्रीगुप्त किए थे, दूसरा चंद्रगुप्त था, तीसरा स्कंदगुप्त था, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। इस तरह के यहाँ पे सम्राट आए थे जिन्होंने क्या किए, गुप्त काल को क्या किया, एक स्वर्ण युग बनाया था, सोने के जैसा बना दिया था, ठीक है। फिर आगे बताया गया है गुप्त काल भारतीय इतिहास का ऐसा काल था जिस काल में चित्रकला, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति तथा राजनीतिक स्थिति सब भी उन्नत थे। मतलब बताया गया है कि भारतीय इतिहास का गुप्त काल जो है ना एक ऐसा काल था जिस समय वहाँ पे हर एक सुविधाएं थी। चित्रकला की बात हो, वहाँ की आर्थिक स्थिति की बात हो, सामाजिक स्थिति की बात हो, धार्मिक स्थिति की बात हो और राजनीतिक स्थिति की बात हो, सब वहाँ पे क्या थे, उन्नत थे, ठीक है। इसलिए इस काल को जो है भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब बताया गया है कि इस प्रकार गुप्त काल का जीवन सुख सुविधाओं से भरा हुआ था, यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं था। अतः विद्वानों ने गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा है, ठीक है। और इस तरीके से आपको जो है बता दिया गया कि भारतीय इतिहास में जो है इस काल को, गुप्त काल को क्या कहा गया, स्वर्ण युग कहा गया, ठीक है। आपको पूछेगा कि स्वर्ण युग क्यों क्यों कहा गया, क्योंकि ये काल ऐसा काल था ना, मतलब गुप्त काल ऐसा काल था भारतीय इतिहास का कि उस समय जो है ना हर एक सुखी सुविधाएं वहां पे थी, हर एक व्यवस्थाएं क्या थी, उन्नत थी, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था हो, ठीक है, हर एक सुविधाएं, हर एक स्थिति वहां पे क्या थी, सुदृढ़ थी। इसीलिए इसके लिए इस काल को किसके नाम से जाना जाता है, गुप्त काल, स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि इसके क्या क्या परिभाषाएं थे और कैसे इसको हम लोग समझे, ठीक है। अब देखिए इसके आगे गुप्त काल को स्वर्ण युग कहे जाने के कारण, क्वेश्चन पूछेगा आपको कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में इसको समझ लेते हैं। देखिए ठीक है भाई, गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहे जाने के निम्नलिखित कारण है जो इस प्रकार है। हम लोग सब जानते हैं कि गुप्त काल को जो है प्राचीन भारत का क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है, जिसके कुछ कारण है। कारण क्या है, देखिए बताया गया है गुप्तकालीन समाज एक आदर्श समाज था, लोग सद्भावना पूर्ण रहते थे। मतलब गुप्त काल की बात करें, गुप्तकालीन समाज जो था ना एक आदर्श समाज था, ठीक है। वहाँ पे आदर्श लोग बसे हुए रहते थे, ठीक है। और सबके लोगों के मन में जो है ना सद्भावना पूर्वक रहते थे, मतलब किसी से कोई लड़ाई नहीं, है ना, सब लोग एक दूसरे से मिलजुल करके वहाँ पे रहते थे, इसलिए इसको स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था, ठीक है।
फिर दूसरा बताया गया है कि गुप्त राजाओं ने शकों को हराया और एक राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, गुप्त राजा ने क्या किया, शकों को हराया, मतलब जो विदेशी थे उन लोगों को हराया। ठीक है, और वहां से क्या किया, उसको भगा दिया और यहाँ पे राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसको जो है स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। फिर तीसरा कारण है आपका व्यापार और वाणिज्य की उन्नति हुई। ठीक है, यहाँ पे व्यापार और वाणिज्य की क्या हुआ, उन्नति हुआ। ठीक है, जिसके कारण चारों ओर धन और समृद्धि व्याप्त। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है ना कि खेती बाड़ी भी बढ़िया से हुआ। ठीक है, व्यापार भी बढ़िया से हुआ, जिसके कारण इन लोगों को धन की कमी कभी हुआ नहीं। आगे देखिए लिखा हुआ है ललित कलाएं, मूर्ति कला और स्थापत्य कला का बहुत विकास हुआ। अगर इस क्षेत्र की बात करें, इस काल की बात करें, तो यहाँ पे हर एक कलाएं जो थी ना विकास हुआ था। ठीक है, चाहे वो स्थापत्य कला हो, मूर्ति कला हो, ललित कलाएं हो। फिर देखिए इसके आगे 4 वाला है आपका कि कालिदास, विशाखादत्त, हरिसेन और अमर सिंह इसी युग में जन्म हुए। मतलब जितने भी विद्वान थे, ठीक है, कालिदास कवि थे, ठीक है, विशाखदत्त, ठीक है, हरिसेन, अमर सिंह, सब इसी युग में जन्म लिए थे, इसलिए इस युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जो है ना आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये युग को जो है ना स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। अगर इसके आगे ना भी बताया जाए ना तो भी आप लोग लिख सकते हैं कि इसको स्वर्णयुग क्यों कहते हैं। आप लोग कारण बना करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ये जो आपको 3-4 पॉइंट आपको बता दिया गया यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट के माध्यम से आप लोग सब कुछ बना सकते हैं। ठीक है, सारा पॉइंट भी बना सकते हैं और सब कुछ को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फिर आगे पॉइंट है कि महान ज्योतिषी और गणितज्ञ धराहिम महिर और आर्यभट्ट भी इस काल में हुए थे। मतलब बताया गया है कि देखिए ये काल ऐसा काल था ना जिसमें से एक महान गणितज्ञ मतलब समझते हैं, ज्योतिषी और गणितज्ञ आर्यभट्ट जो हर चीज का खोज किया था, जीरो का खोज किए थे। ठीक है, ये इसी काल में जन्म लिए थे, इसलिए इस काल को जो ना क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए एक और आपको बताया गया है कि तक्षशिला, सारनाथ और नालंदा के विश्वविद्यालयों में शिक्षा के लिए अन्य देशों से भी विद्यार्थी आते थे। लोगों का आदर्श जीवन था, इन्हीं कारण से गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। मतलब बताया गया अगर तो तक्षशिला जो था, सारनाथ जो था, नालंदा के विश्वविद्यालयों में शिक्षा के लिए अन्य देशों से भी विद्यार्थी आते थे, है ना, दूसरे देशों से भी विद्यार्थियां आते थे। ठीक है, और लोगों को जो है ना आदर्श जीवन जीते थे वो लोग। ठीक है, और इसी कारण से जो यही 5-6 कारण थे, इन्हीं कारणों से गुप्त काल को क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। ये तो आपका कारण खत्म हो गया। ठीक है, जो आपका शॉर्ट था। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके विस्तृत जानकारी को जानेंगे। ठीक है, कि गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता था। ठीक है, इसका विस्तृत जानकारी जानेंगे, विस्तृत से वर्णन करेंगे इसको। ठीक है, पहला कारण आपका होगा योग्य शासक, कि गुप्त काल को आखिर स्वर्ण युग क्यों कहा जाता था। तो पहला इसका कारण है योग्य शासक। ठीक है, कि यहाँ का जितने भी शासक आए, गुप्त काल में जितने भी शासक आए, ठीक है, वो इतने योग्य थे कि अपने साम्राज्य को हमेशा उन्नति ही करते गए। ठीक है, हमेशा विकास दिलाया। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे बता, देखिए लिखा हुआ है गुप्त काल को स्वर्ण युग कहे जाने का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ के योग्य शासक थे। मतलब गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाने का सबसे बड़ा कारण यहाँ का योग्य शासक था। ठीक है, यहाँ पे हर वो योग्य, मतलब यहाँ पे जितने भी शासक आए सारे योग्य आए। ठीक है, और अपने साम्राज्य का विकास किए। ठीक है, बताया गया है क्योंकि श्रीगुप्त के बाद गुप्त काल में जितने भी शासक आए सारे ने अपने साम्राज्य का विकास तथा विस्तार किया। मतलब श्रीगुप्त जब स्थापना किए थे उसके बाद गुप्त काल में जितने भी शासक आए, ठीक है, सारे ने क्या किया, अपने साम्राज्य का विकास तथा विस्तार किया। ठीक है, बताया गया है कि गुप्त काल में कई महत्वपूर्ण शासक आए, गुप्त काल में कई महत्वपूर्ण शासक आए थे, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे शासक आए थे। इन्होंने क्या किया, गुप्त काल में न केवल वीरता का परिचय दिया बल्कि यहाँ की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया, जिससे गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाने लगा। ठीक है, मतलब ये जो शासक थे वो यहाँ पे आने के बाद सिर्फ वीरता का ही परिचय नहीं दिए, ठीक है, बल्कि यहाँ पे आने के बाद जो है ना वो यहाँ के हर एक स्थिति को संभाल करके रखे, चाहे वो सामाजिक स्थिति हो, चाहे वो राजनीतिक स्थिति हो, आर्थिक स्थिति हो, सब कुछ को क्या किया, सुदृढ़ किया। सुदृढ़ मतलब सुचारू रूप से चलाया। ठीक है, इसीलिए इस काल को जो है स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर आगे दूसरा कारण की बात करें, दूसरा कारण आपको हो जाएगा राजनीतिक एकता की स्थापना। राजनीतिक एकता की स्थापना क्या है, तो बताया गया है कि मौर्य काल के समाप्ति के बाद
मौर्य काल का जब समाप्ति हो गया था तो वहाँ पे मौर्योत्तर काल आया था। क्या था? मौर्योत्तर काल आया था, जिसमें भारत कई भागों में विभक्त हो चुका था, जिसमें भारत जो है ना कई भागों में क्या हो चुका था, बढ़ चुका था। ठीक है, क्योंकि मौर्य काल का अंत हुआ था तो यहाँ पे विदेशी शासन लागू हो गया था। कहाँ पे? भारत में। ठीक है, और जब विदेशी शासन लागू हो चुका था तो विदेशों के कई सारे सम्राट जो है भारत पे क्या कर लिए थे, कब्जा कर लिए थे। ठीक है, तो बताया गया है कि लेकिन जैसे ही गुप्त शासन चालू हुआ, ठीक है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे गुप्त शासन चालू हुआ, ठीक है, उन्होंने पुनः क्या किया, विभक्त हुए भागों को जोड़ने का कार्य किया। मतलब जितना भागों में बढ़ चुका था भारत, सबको क्या किया, पुनः जोड़ लिया और भारत को एकता में स्थापित किया। ठीक है, और भारत को एक भागों में बांट दिया। ठीक है, मतलब एकता किया उसको। ठीक है, सबको एक साथ जोड़ दिया। ठीक है, इस प्रकार, इसलिए इसको जो है क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, मतलब भारत बढ़ चुका था, अब बढ़ने के बाद इन लोगों ने क्या किया, फिर से इसको एक किया, इसलिए इसको स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तीसरा कारण आपका आर्थिक समृद्धि। यहाँ पे जो है ना वो हर एक समृद्धियाँ थी। ठीक है, हर एक व्यवस्थाएं थी जो लोगों को चाहिए होता है। देखिए बताया गया है गुप्त काल में जीवन का मुख्य आधार कृषि था। ठीक है, अगर बात करें गुप्त काल का, तो गुप्त काल में जीवन जीने का मुख्य आधार क्या था, कृषि था। ठीक है, इस काल में कृषि का विकास बहुत तेजी से हुआ था, इसने व्यापार को भी बढ़ावा दिया। मतलब कृषि का एकदम विकास जो है ना एकदम बहुत तरीके से हुआ। वो किसानों पर जो है ना क्या किया, बहुत अधिक खर्च किया। ठीक है, ताकि आप क्या कर सके, कृषि कर सके, अपने व्यापार को बढ़ा सकें, अपने हर एक सुखी सुविधाओं को क्या कर सकें, मतलब अपने जीवन को जो है ना सुखी पूर्वक जी सकें। ठीक है, जिसके फलस्वरूप यहाँ यहाँ की खराब स्थिति पुनः सुधार में लाई गई। ठीक है, जिसके जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ का जो स्थिति खराब था, ठीक है, उसको पुनः सुधार लाया गया। ठीक है, और यहाँ की स्थिति क्या किया गया, बेटर किया गया। ठीक है, इसलिए इस युग को जो है ना स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए पॉइंट नंबर फोर में आपका कला का विकास। कला का विकास कहने का मतलब है कि इस काल में जो है ना कला का भी विकास काफी हुआ था। गुप्त काल में वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला आदि का बहुत विकास हुआ था, इसलिए भी इस युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मतलब गुप्त काल में जो है हर एक कला का विकास हुआ था, चाहे वो वास्तुकला हो, मूर्तिकला हो, चित्रकला हो, हर चीज का क्या हुआ था, विकास हुआ था, इसलिए युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे आपका पांचवा कारण हो जाएगा धर्म का विकास। क्या हो जाएगा, धर्म का विकास। यहाँ पे धर्म का विकास हुआ था कैसे, देखिए बताया गया है गुप्त काल के दौरान हिंदू धर्म का विस्तार काफी तेजी से फैलने लगा था। जिस समय गुप्त यहाँ पे आए थे, ठीक है, गुप्त वंश यहाँ पे था भारत में, उस समय हिंदू धर्म का जो है ना प्रचलन बहुत तेज हो गया था, है ना। और इस काल में सभी धर्म के लोग अपने इच्छा अनुसार से किसी भी धर्म के अनुयायी हो सकते थे। ठीक है, और ये ऐसा युग था जिसमें लोग अपने इच्छा अनुसार से कोई भी धर्म के अनुयायी हो सकते थे। जैसे मान लो कोई चाह रहा है कि हम हिंदू बन जाए तो वो हिंदू बन सकता है, कोई चाह रहा है कि हम क्रिश्चियन बन जाए तो वो क्रिश्चियन बन सकता है, कोई चाहेगा हम मुस्लिम बन जाए, ठीक है, तो वो हर चीज़ में मतलब कोई भी धर्म का अनुयायी हो सकता है। ठीक है, वो कोई मनाही नहीं था। ठीक है, गुप्त शासकों ने सिर्फ हिंदू धर्म को ही बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि इसके अलावा यूनानी धर्म और कुषाण धर्म को भी बढ़ावा दिया था। मतलब ये बताया गया है कि गुप्त शासक जो थे वो सिर्फ हिंदू धर्म को ही बढ़ावा नहीं दिए थे, ठीक है, बल्कि इसके अलावा जितने भी वहाँ पे धर्म थे, यूनानी धर्म, कुषाण धर्म, वो सबको वो क्या किए थे, बढ़ावा दिए थे। इसलिए यहाँ के लोग जो थे ना उनके प्रति क्या थे, अग्रसर होते जा रहे थे कि यहाँ का राजा क्या है, बहुत अच्छा है ना। इसलिए ये जो युग था उसको स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता। मतलब ये युग को वो सोने के जैसा चमका दिया था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दिया था, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होने दिया था, इसलिए इस युग को क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बताया गया सिक्स कारण आपका है वैज्ञानिक विकास। ठीक है, यहाँ पे हर एक विकास हुआ था, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, हर एक विकास। ठीक है, उसके साथ साथ वैज्ञानिक विकास भी हुआ था। यहाँ पे वो बड़े बड़े विद्वान आए थे, इसी काल में वो बड़े बड़े विद्वान आए थे जिन्होंने क्या किया, इस काल का विकास और विस्तार किया। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है गुप्त काल के दौरान ही यहाँ कई सारे वैज्ञानिक आए थे। गुप्त काल के दौरान यहाँ पे कई सारे वैज्ञानिक आए थे, जैसे आर्यभट्ट हो गया, वन भट्ट हो गया। ये देखिए ये सब जो है ऐसे साइंटिस्ट थे, ऐसे वैज्ञानिक थे जिसने क्या किया, भारत का उद्धार किया। ठीक है, उद्धार का मतलब विकास किया। ठीक है, और यही विकास के कारण और यही सब कारणों के कारण भारत को जो है मतलब उस गुप्त काल में क्या कहा जाता था, स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक, अब लास्ट में क्या करना है, आपको निष्कर्ष डाल देना। ठीक है, निष्कर्ष में क्या डालना है कि उपरोक्त लिखे गए सभी जानकारियों से यह स्पष्ट होता है कि गुप्त काल में जितने भी शासक आए सबके शासन काल में भारत का विकास ही हुआ। ठीक है, मतलब हम लोग सब जानते हैं कि ऊपर जितने भी जानकारियां हम लोग पढ़े थे
उससे यह स्पष्ट होता है कि गुप्त काल में जितने भी शासक आए थे ना, सबने अपने काम को क्या किया, अच्छे से निभाया, ठीक है। और भारत का विकास करने में वो लोग कोई भी कसर नहीं छोड़ा, ठीक है। अतः इसलिए इस युग को गुप्त काल के नाम से जाना जाता है। इसलिए जो है ना, इस युग को किसके नाम से जाना जाता है, गुप्त काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ तक आपका पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके देखिए, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, ठीक है। वहाँ पे आप लोग क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और इससे जुड़ा हुआ जितना भी क्वेश्चन है आपको सारा इसी चैनल पे मिलने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।